आज 2 मार्च 2026 है। पिछले 48 घंटों में दुनिया बदल चुकी है। ईरान के आसमान में मिसाइलों की बारिश हो रही है और दुबई से लेकर यरूशलेम तक धमाकों की गूंज है। जिस महायुद्ध का डर पिछले कई दशकों से था, वो अब हकीकत बन चुका है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की खबरों ने पूरे पश्चिम एशिया, मिडिल ईस्ट में आग लगा दी है। तेहरान की गलियों से लेकर लेबनान के पहाड़ों तक सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा है, इंतकाम बदला। लेकिन क्या ये सिर्फ एक क्षेत्रीय लड़ाई है, या फिर हम अनजाने में तीसरे विश्व युद्ध के पहले पन्ने को पढ़ रहे हैं? कल रात अमेरिका के B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स और इजरायली F-35 विमानों ने ईरान के उन ठिकानों को निशाना बनाया जिन्हें अजेय कहा जाता था। ईरान के नतांज और फोर्डो परमाणु केंद्रों पर हुए हमलों ने पूरी दुनिया के शेयर बाजारों को हिलाकर रख दिया है। जवाब में ईरान ने अपनी फतह हाइपरसोनिक मिसाइलों का रुख इजरायल के नेगेव रेगिस्तान और तेल अवीव के सैन्य मुख्यालयों की ओर कर दिया है। आज सुबह की रिपोर्ट बताती है कि इजरायल का आयरन डोम अपनी पूरी क्षमता पर काम कर रहा है, लेकिन मिसाइलों की संख्या इतनी अधिक है कि आसमान में आग का सैलाब दिखाई दे रहा है। इस युद्ध की तपिश सिर्फ खाड़ी देशों तक सीमित नहीं है। भारत में भी इसका असर दिखने लगा है। खाड़ी देशों का हवाई क्षेत्र, एयर स्पेस बंद होने से दुबई, कतर और ओमान में हजारों भारतीय फंस गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह ही कैबिनेट की आपातकालीन बैठक बुलाई है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और बाजार में कोहराम मचा है। अगले 35 मिनट में हम इस युद्ध की उन परतों को खोलेंगे जो शायद मुख्यधारा की मीडिया आपको नहीं दिखा रही है। हम बात करेंगे ईरान की अगली रणनीति की, इजरायल के अंतिम लक्ष्य की और उस भयावह संभावना की, क्या परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होने वाला है। विजुअल स्क्रीन पर ईरान का नक्शा और लाल डॉट्स के साथ उसके सहयोगियों प्रॉक्सीज की लोकेशन दिखाएं। युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़ा जा रहा। ईरान की असली ताकत उसकी नियमित सेना नहीं, बल्कि उसका वो मकड़जाल है जिसे उसने पिछले 40 सालों में पूरे मिडिल ईस्ट में फैलाया है। इसे तेहरान में एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। जैसे ही तेहरान पर पहला बम गिरा, लेबनान की पहाड़ियों से आग बरसने लगी। हिजबुल्लाह, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी गैर सरकारी सेना है, ने उत्तर इजरायल के हैफा और किरियत शमोना जैसे शहरों पर 1 लाख से ज्यादा रॉकेट तान दिए हैं। इजरायल के लिए सबसे बड़ी चुनौती आयरन डोम नहीं, बल्कि सैचुरेशन अटैक है, यानी इतने रॉकेट एक साथ छोड़ना कि डिफेंस सिस्टम फेल हो जाए। ईरान के पास एशिया का सबसे बड़ा मिसाइल भंडार है। आज 2 मार्च की सुबह ईरान ने अपनी फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ये मिसाइल ध्वनि की गति से 15 गुना तेज चलती है, जिससे इजरायल के एरो 3 सिस्टम के लिए इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन हो गया है। तेहरान के पहाड़ों के नीचे बनी मिसाइल सिटीज से मिसाइलें निकल रही हैं। इजरायल के लिए डर सिर्फ धमाका नहीं, बल्कि उन मिसाइलों के सिर पर लगा वॉरहेड है। क्या ईरान ने परमाणु हथियार, न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर लिए हैं? ये सवाल आज पूरी दुनिया की रातों की नींद उड़ाए हुए है। यमन के हूती विद्रोहियों ने बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य को युद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया है। आज सुबह एक भारतीय कार्गो जहाज पर ड्रोन हमला हुआ है, जिससे भारत की सप्लाई चेन को बड़ा झटका लगा है। हूतियों का लक्ष्य साफ है, अगर ईरान पर हमला होगा तो दुनिया का व्यापार बंद कर दिया जाएगा। इससे तेल की कीमतें अगले 24 घंटों में $180 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो न्यूयॉर्क से लेकर नई दिल्ली तक महंगाई का ऐसा तूफान आएगा जिसे संभालना किसी भी सरकार के बस में नहीं होगा। लेकिन इस युद्ध के पीछे सिर्फ 2 देश नहीं हैं। पर्दे के पीछे से 2 महाशक्तियां रूस और चीन अपनी चालें चल रही हैं। क्या रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ईरान की मदद के लिए S-400 सिस्टम भेजेगा? और अमेरिका के लिए ये वियतनाम से भी बुरा सपना कैसे बन सकता है? चलिए जानते हैं अगले हिस्से में। जैसे जैसे तेहरान की गलियों में धुआं बढ़ रहा है, मॉस्को और बीजिंग में फोन की घंटी बजनी बंद नहीं हो रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज सुबह एक आपातकालीन बयान जारी किया है। उन्होंने इस हमले को मानवता के खिलाफ अपराध बताया है। लेकिन क्या रूस सिर्फ बयानबाजी करेगा? खुफिया रिपोर्टों के अनुसार रूस ने कैस्पियन सागर के रास्ते ईरान को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की नई खेप भेज दी है। इसका मतलब साफ है, अगर इजरायल या अमेरिका ने दोबारा तेहरान पर हमला किया तो उन्हें रूसी मिसाइलों का सामना करना पड़ेगा। क्या पुतिन यूक्रेन के बाद अब पश्चिम एशिया में अमेरिका को सीधा चैलेंज देंगे? इधर चीन ने अपनी चालें चलना शुरू कर दी हैं। दुनिया के तेल का सबसे बड़ा खरीदार होने के नाते चीन इस युद्ध को बर्दाश्त नहीं कर सकता।
बीजिंग ने अपने युद्धपोतों को ओमान की खाड़ी की ओर मोड़ दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन इस मौके का फायदा उठाकर ताइवान पर भी दबाव बढ़ा सकता है। दुनिया अब दो धड़ों में बंट चुकी है, एक तरफ नाटो और इजराइल, दूसरी तरफ रूस, चीन और ईरान का नया गठबंधन। अब बात करते हैं उस चीज की जो सीधे आपकी जेब पर असर डालेगी। आज 2 मार्च 2026 की दोपहर तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत $195 प्रति बैरल को पार कर चुकी है। 1970 के दशक के बाद दुनिया ने ऐसा तेल संकट कभी नहीं देखा। अगर हॉर्मुज की जलमरूमध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह बंद हो गई तो भारत में पेट्रोल की कीमत $200 प्रति लीटर तक जा सकती है। केवल पेट्रोल ही नहीं, बल्कि हवाई सफर, फल सब्जियां और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी महंगे हो जाएंगे। दुनिया भर के शेयर बाजार आज रेड जोन में हैं। निवेशकों के 50 लाख करोड़ रुपए सिर्फ 4 घंटे में स्वाहा हो गए हैं। क्या हम 1929 की मंदी, ग्रेट डिप्रेशन से भी बड़े आर्थिक पतन की ओर बढ़ रहे हैं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। युद्ध की इस आग में भारत का क्या होगा? क्या भारत अपने 90 लाख नागरिकों को खाड़ी देशों से सुरक्षित निकाल पाएगा? और क्या प्रधानमंत्री मोदी इस विश्व युद्ध को रोकने के लिए शांति दूत की भूमिका निभा सकते हैं?